हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है हरीश कुमार। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, जो आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली एनसीईआरटी के हिसाब से 5 लॉ हैं, लेकिन हम यहाँ पे 6 लॉ पढ़ते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि भाई कोई भी रिएक्शन है वो कैसे होगी। ये कोर है, यहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है कि भाई एक कंपाउंड या एलिमेंट है, किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए उसको, और क्या उसकी क्वांटिटी बनेगी बनने वाले प्रोडक्ट की, और ऐसे यदि प्रोडक्ट जितना बना है तो रिएक्टेंट कितना बना हुआ होगा। इस तरह की चीज़ें को हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो लॉ आता है दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस या फिर मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है आपने। अरे सर मुझे आता है। एनर्जी कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और आपने पढ़ा भी होगा। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे चैप्टर्स में आएगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है, सीधी सी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि मास है वो कंजर्व रहेगा। कब? कोई भी रिएक्शन है, जैसे सपोज आपके पास में रिएक्टेंट है, ये बनाता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट यदि आपने 10 ग्राम लिया तो प्रोडक्ट भी आपका 10 ग्राम ही बनेगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ, जितना आपने रिएक्टेंट लिया है वो हमेशा उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है? द मास ऑफ रिएक्टेंट टेकन remains कंजर्व्ड। जैसे मैंने लिया A प्लस B है मेरे पास में, और ये बनाता है C। सपोज A के मैंने 6 ग्राम लिए, B के मैंने 10 ग्राम लिए, और ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, तो बताओ C कितना बनेगा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मुझे पता है, यदि ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन होने के बाद ये भी खत्म हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है, केवल क्या बचता है? C बनता है अपने पास में। ठीक है, तो ये 6 ग्राम था, ये 10 ग्राम था। हमें ये कहता है कि रिएक्टेंट की जो मास लिया है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो 6 + 10, इसका मतलब जो 6 + 10, तो हमारे पास में जो C बना होगा वो बना होगा 16 ग्राम। दैट्स इट। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमें डायरेक्टली सोल्व हो जाएंगे। उसके लिए बहुत लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं नीट और जेईई में। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट का जो भी मास आपने लिया है तो वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। मीन्स अगर रिएक्शन में आपके पास में रिएक्टेंट है, दोनों कंज्यूम हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दोनों के रिएक्टेंट की अमाउंट को ऐड कर देंगे तो आपके पास में प्रोडक्ट की अमाउंट आ जाएगी। जैसे एक और क्वेश्चन है, सपोज सिंपली ये ले लेता हूँ मैं, ये अल्फ़ा है और ये हमारे पास में गामा बना है। सपोज ये अल्फ़ा ग्राम लिया गया था, कोई भी क्वांटिटी है, ये हमारे पास में गामा ग्राम बना है, कंप्लीटली रिएक्ट हो गए हैं, रिएक्टेंट दोनों खत्म हो गए हैं। तो बताओ ये कितना लिया गया था? तो आपको पता है, यहाँ पे देखने में पता लग रहा है 16। इसका मतलब जो क्वांटिटी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उसमें से अगर हम रिएक्टेंट की जो वैल्यू दी हुई है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में जो दूसरा रिएक्टेंट है जिसकी क्वांटिटी नहीं दी हुई है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? आपके पास प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है गामा, माइनस वन ऑफ द रिएक्टेंट अल्फ़ा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में किसकी? बी की वैल्यू। ये ली गई होगी रिएक्शन के दौरान ये वैल्यू हमारे पास में ली गई होगी, तभी हमारे पास में गामा ग्राम प्रोडक्ट बना। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं हम तभी कर पाएंगे जब आपके पास में दोनों रिएक्टेंट खत्म हो गए हों। ठीक है जी। अगला जो लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? डेफिनेट होगी कोई चीज़, डेफिनेट बिल्कुल होगी, डेफिनेट
प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? सपोज आपके पास में वाटर है, तो आप देखेंगे वाटर जो है उसमें 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम आपके पास में ऑक्सीजन का आया हुआ है। 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। या फिर मास के टर्म में अगर मैं बात करना चाहूँ तो यूँ कहूँ कि यहाँ पे 2 मासेज तो हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 1 एटम का? 16। तो यहाँ पे यूँ कह सकता हूँ मैं, जब वाटर मॉलिक्यूल है उसमें मासेज का जो रेशियो है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मासेज का जो रेशियो है 216 है, या फिर सिंपल रेशियो में कहूँ 18 है। क्या है? 18 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेज का रेशियो। यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। चाहे आप पानी ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप पानी आसमान से लेके आए, चाहे धरती से निकाले, चाहे पाताल से निकाले, चाहे शिव की गंगा की जटा से निकला हो, चाहे फिर मार्स का हो, चांद का हो, वटेवर कहीं का भी पानी हो, पानी के जो कंपोजिशन है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेज का जो रेशियो है वो 1:8 ही होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मासेज का जो रेशियो है 1:8 ही होगा, चाहे वो फिर पानी कहीं का भी हो। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है? एटम्स in a compound are chemically present in fixed ratio by their mass, whatever the source may be। किसी भी सोर्स से लिया हो, जो वाटर का केमिकल कंपोजिशन है अगर वो वाटर ही है तो उसमें हाइड्रोजन का 1 मास होगा और ऑक्सीजन का 8 मासेज होंगे। ये मासेज का रेशियो है, ओरिजिनली मास के रेशियो में डिफाइन किया गया था इसको, तो ये 1:8 रहेगा। दिस इज कॉल्ड। आप कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे आप CO2 है, CO2 अगर कहीं से भी निकाली गई हो, चाहे केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई हो, चाहे आप सांस के साथ छोड़ते हो, ठीक है ना, कोई भी CO2 है तो उसमें कार्बन के तो 12 मास हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा ये 616। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 38। इसका मतलब ये है चाहे CO2 कहीं से भी निकली हो, उसमें CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेज का जो रेशियो है 3:8 होगा, कोई भी सोर्स हो। ठीक है जी, तो ये है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या है? आइए इसको देखते हैं। मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास में एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट हैं आपके पास में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों केमिकली कंबाइन होते हैं और वो सपोज दो आपके पास में वो बना रहे हैं, 2 कंपाउंड बना रहे हैं। सपोज ये NO बना रहा है और N2O बना रहा है, राइट। ऐसे बहुत सारे बनते हैं, मैं 2 की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास में 2 एलिमेंट हैं, वो केमिकली कंबाइन होके NO भी बना रहे हैं और N2 भी बना रहे हैं, तो इसमें आप में देखने से पता चल रहा होगा ऑक्सीजन है, उसका मास क्या है? फिक्स है। ऑक्सीजन का एक ही एटम है दोनों तरफ, नाइट्रोजन का एटम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। नाइट्रोजन का एटम बदल गया और ऑक्सीजन का मास क्या है? सेम है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 16 ग्राम है और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी इसका मासेज है 16 ग्राम, मोलर मास की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो है 14 ग्राम, मोलर मास की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है 28 ग्राम। ठीक है जी, तो क्या कहता है मल्टीपल प्रोपोर्शन? जब टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होके
2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हों जिसके अंदर एक एलिमेंट है उसका मास फिक्स है, एक एलिमेंट है उसका मास फिक्स है, तो जो दूसरा एलिमेंट है उसके मासेज का जो रेशियो होगा, उनके मासेज का जो रेशियो होगा वो सिंपल मल्टीपल होगा। क्या होगा? सिंपल मल्टीपल होगा। बात समझ में आई? 2 एलिमेंट हैं, अगर वो केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो उन कंपाउंड में एक एलिमेंट है उसका मासेज अगर फिक्स है और दूसरा एलिमेंट है, उनके मासेज का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो बाई देयर मासेज होगा। सिंपल होल नंबर रेशियो बाई देयर मासेज होगा। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या है इसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन है इफ 2 एलिमेंट्स chemically combines to form 2 or more than 2 compounds in which one element is in fixed mass present लिख लेना इसमें, present in fixed mass, then ratio of masses of the other element in different compound will be simple whole number ratio, whole number रेशियो। एग्जाम्पल की हेल्प से देख लिया है, ये डेफिनेशन है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। किसकी बात करते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल समझते हैं फिर डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है एग्जाम्पल? जैसे मेरे पास में कार्बन है, हाइड्रोजन है और सपोज ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके बना रहा है सपोज CH4। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके बना रहा है CH4। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना रहा है CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना रहा है CO2। अब देखिए एक ही एलिमेंट है, क्या है अपने पास में? एक ही एलिमेंट है कार्बन, उसका मास यहाँ पे भी फिक्स है, एक ही कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन का मास क्या है? फिक्स है, एक ही कार्बन है। ये फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से। डिफरेंट मासेज ऑफ अदर एलिमेंट। अगर इन एलिमेंट के मासेज का जो रेशियो निकाला जाए, देखिए हाइड्रोजन है 4 है, ऑक्सीजन है 2 है, 2 ऑक्सीजन, मास कितना होगा? 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का 32। तो उनके मासेज को जो रेशियो निकाला जाए कितना आएगा? 1:8। अगर उनके मासेज का जो रेशियो है वही रेशियो अगर ये एलिमेंट आपस में कंबाइन करें तो बनाएंगे, या फिर उसका सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। कैसे? अगर ये आपस में कंबाइन करें, इफ कोई कंपाउंड बनाते हैं, अगर ये कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं वाटर, और अगर वाटर का मासेज का जो रेशियो देखें अपन तो ये आता है 1:8। सेम रेशियो आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम रेशियो आ रहा है। तो डेफिनेशन वापस समझना। वन एलिमेंट combines with different elements having different masses if the mass ratio is taken,
the same mass ratio or simple multiple mass ratio will we get if these two elements combines individually. If these two elements combine individually, अगर ये दोनों एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उनके मासेस का जो रेशो होगा सेम होगा या फिर क्या होगा, सिंपल मल्टीपल होगा. क्या है डेफिनेशन, क्या है एग्जाम्पल लिख लीजिए. डेफिनेशन ये है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ. रेशियो ऑफ masses of different elements which combines with fixed mass of an element is same or simple multiple if they combines with each other. यही है कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी मासेस का जो रेशो लिया गया वो जो एक डिफरेंट अदर एलिमेंट के साथ में फिक्स रेशो हम कंबाइन करते हैं. देख लीजिएगा, अगर उनके मासेस का जो रेशो लिया जाए, उसके मासेस का जो रेशो लिया जाए वो सिंपल मल्टीपल होगा या फिर क्या होगा, लिया था हमने, या फिर सिंपल मल्टीपल होगा या फिर सेम रेशो होगा. तो देख लीजिएगा वो सेम रेशो है. ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ठीक है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इससे. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ. नेक्स्ट आगे के जो दो लॉ हैं दैट इज कॉल्ड गैलुसेक लॉ और एवोगैड्रोज लॉ. गैलुसेक लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ ये क्वांटिटी मेजर करने के लिए काम में आते हैं. किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी भी सब्सटेंस, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेविमेट्री एनालिसिस. दिस इज कॉल्ड ग्रेविमेट्री एनालिसिस, मीन्स वेट मेजरमेंट करने के लिए काम में आता है. तो नेक्स्ट लॉ है हमारा 4th नंबर का गैलुसेक लॉ. गैलुसेक लॉ क्या है? गैलुसेक लॉ या फिर इसको कहते हैं गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. क्या कहता है ये लॉ? यदि आपके पास में दो कंटेनर हैं, सपोज इसमें N2 है और इसमें आपके पास में H2 है. अगर इन दोनों को मिलाया जाए और सूटेबल कंडीशन दी जाए तो ये बनाएं, सपोज NH3 बनाते हैं. तो ये कहता है ये NH3 जो बनेगी और N2 और H2 जो लेना होगा, N2 का वॉल्यूम कोई भी हो, N2 का वॉल्यूम सपोज X मान लिया, H2 का वॉल्यूम Y मान लिया और NH3 का वॉल्यूम मैंने मान लिया Z. तो हमारे पास ये N2 पूरी कंज्यूम हो जाए, H2 पूरी कंज्यूम हो जाए और हमारे पास में क्या बने, NH3 बने. तो इस तरह से इन गैसेस का वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना, ये वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो 1:3:2 होगा. वापस सुनिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर गैसेस कंबाइन कर रही हों या फिर प्रोड्यूस हो रही हों, उनके जो वॉल्यूम का रेशो है वो सिंपल होल नंबर रेशो में होगा. उनके वॉल्यूम का रेशो है वो सिंपल होल नंबर में होगा. ठीक है जी. तो ये डेफिनेशन निकल के आएगी हमारे पास में. इफ गैसेस combined or produced in a reaction, they do so by simple ratio of
देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, H2 है प्लस O2 है, ये बनाता है H2O। क्या बनाता है, H2O। तो इनके मासिस को जो रेशियो है, गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। इसमें हाइड्रोजन 1 रेशो में, ऑक्सीजन भी आपके पास में 1/2 रेशो में, और वाटर है ये 1 रेशो में। यदि इसको साफ सुथरा बनाएं, फिर हम लगाएं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2:1:2, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:1:2 सही है, ये आएगा हमारे पास में 2:1:2। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, यदि आपके पास में कंटेनर है, सपोज ये कंटेनर है, इसमें गैस सपोज आपने N2 गैस भरी हुई है, इसमें सपोज O2 गैस भरी हुई है। अगर ये गैसेस सेम टेम्परेचर पे है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर ये गैसेस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे भरी गई है, ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है, ये गिवन कंडीशन है। और अगर इन कंटेनर्स के वॉल्यूम, सपोज इसका V1 है, इसका V2 है, अगर इन कंटेनर्स के वॉल्यूम अगर बराबर कर दिए जाएं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ये बराबर होंगे। कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास में गैसेज 2 कंटेनर में दी गई है, उनका टेम्परेचर प्रेशर बराबर है, अगर उनका वॉल्यूम सेम कर दिया जाए कंटेनर का, उनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे बराबर होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सपोज इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल हैं, तो इसके अंदर O2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 5 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट same temperature and pressure if different gases filled in equal volume container, their molecules will be same in count, उनके मॉलिक्यूल की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम बराबर है तो क्या भी बराबर हो गए, मॉलिक्यूल्स भी बराबर हो गए। वॉल्यूम अगर बराबर है तो इसका मतलब जो वॉल्यूम का जो रेशियो है, अगर वॉल्यूम बराबर है तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स यही है, मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 2। अगर मॉलिक्यूल्स बराबर है, अगर मॉलिक्यूल्स को मैं Na से डिवाइड कर देता हूं इधर भी, और इधर भी Na से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या आएगा आपके पास में, मोल्स आएंगे। अरे पार्टिकल्स अपॉन Na, याद करो पिछला लेक्चर,
क्या कहा था हमने, तो क्या हो जाएगा, मोल्स भी बराबर हो जाएंगे, मोल्स ऑफ वन कंटेनर के अंदर जो भी है गैस उसका मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सेकेंड कंटेनर के अंदर जो भी गैस है, तो मोल्स ऑफ वन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ टू हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बेसिस पे जैसे अगर मैं क्वेश्चन बताना चाहूँ आपको, क्वेश्चन बताना चाहूँ, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे आपसे कहा है N2 प्लस H2 इज गिविंग अस 3H2 गिविंग अस 2NH3। ठीक है जी। अब यूँ कहता है अगर ये गैसेज ली जाएं किसी कंटेनर के अंदर तो इनके वॉल्यूम का रेशियोज क्या होगा, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा कंटेनर में। तो इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा देख लीजिएगा आप कि हमने कह दिया था मॉलिक्यूल का जो रेशियो है वही क्या होगा, मोल का रेशियो होगा और वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो ये हमें मोल दे रखे हैं, आगे जो दिया स्टोइकियोमेट्री दी होती है ये मोल्स ही होते हैं अपने पास में। तो इनके मोल का रेशियो होगा 1:3:2। तो इनके मॉलिक्यूल का रेशियो भी यही होगा और इनके वॉल्यूम का रेशियो भी यही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग आप जानना चाहते हैं तो मैंने शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में एक 5-7 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप आसानी से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग भी सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, 11th क्लास के बच्चे या फिर जो शुरुआत में देख रहे हैं तो वो धीरे धीरे सीख जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। बाकी जो रिपीटर्स हैं या फिर जिन्होंने पढ़ चुके हैं 11th क्लास में तो वो डायरेक्टली देख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन उसमें। और हम यहाँ पे बात करेंगे सिंपल रिएक्शन की बैलेंसिंग की। तो 10th क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं। जैसे कोई रिएक्शन है Fe + O2 गिव्स यू Fe2O3। आप क्या करते थे बैलेंसिंग में, क्या करते थे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आयरन है आपके पास में 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 एटम्स करने होंगे आयरन के। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, यहाँ पे कितने हैं 2 एटम है। तो अब क्या किया जाए, तो आप जब भी ओड संख्या दे रखी हो, ओड नंबर दे रखा हो तो उसको इवन में कन्वर्ट कर ले। इवन में कैसे कन्वर्ट कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो यहाँ पे अपने पास में देखना ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और आयरन कितने हो गए, 4 हो गए। अब आयरन को मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है। बैलेंसिंग ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे 10th क्लास के बेसिस पे अगर मैं H2 + O2 लिखूँ H2O, इसको बैलेंस करना है तो देखिए O1 है, इसको इवन कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इवन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास में बैलेंस होगी रिएक्शन। लेकिन कुछ बैलेंसिंग ऐसे भी होती है जिनको आसानी से बैलेंस नहीं किया जा सकता और सिंपल रिएक्शंस में ही होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है Fe2H3 + H2O + O2 gives you FeOH whole thrice plus S। इसको बैलेंस करना है
तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और नई टेक्निक है, हालांकि आपको इसको यूज़ बहुत ही कम करना पड़ेगा। सिंपल बैलेंसिंग से आपके पास रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। लेकिन कई बार आप अगर अटक जाते हैं और उसको बैलेंसिंग करना ही है तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए आप क्या कर लेंगे, इन जो रिएक्शंस हैं इनके सब रिएक्टेंट साइड में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में लिख लें ए बी। ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट साइड में आपके पास में अलग टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, प्रोडक्ट साइड में अलग टर्मिनोलॉजी हुई है, कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है आयरन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें। आयरन के लिए बात करूँ मैं, अगर आयरन के लिए बात करूँ तो यहाँ पे है 2x और यहाँ पे आयरन है A के बराबर, इक्वेशन 1 बन गई मेरे पास में। ऐसे ही अगर बात करूँ मैं सल्फ़र की, सल्फ़र देखिए 3x, सल्फ़र की क्वांटिटी है 3x रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट में देखते हैं तो सल्फ़र है B। अब देखिए वाई, हाइड्रोजन की बात करूं, ये तो सल्फ़र की होगी, हाइड्रोजन की बात करूं रिएक्टेंट में है 2y और प्रोडक्ट में है आपके पास में हाइड्रोजन 3a 3i। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे y है प्लस और यहाँ पे 2z हो रहा है, 2z रिएक्टेंट साइड की, और प्रोडक्ट साइड में अगर देखें अपन ऑक्सीजन तो ये है 3 × a 3a, राइट। ठीक है जी, तो ये बातें हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिएगा ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके पास में देखिए 1 2 3 4 और 5 तो आपके पास में वेरिएबल हैं। यू आर हैविंग 5 वेरिएबल्स एंड यू गेट द 4 इक्वेशंस। यू हैव 5 वेरिएबल्स एंड यू गेट 4 इक्वेशंस। नाउ यू कैन कैलकुलेट। देन हाउ टू कैलकुलेट, यू क्या करना है आपको, फर्स्टली स्मार्टली टेक वन ऑफ द वेरिएबल एज 1। कौन से वेरिएबल को 1 ले, किसी भी वेरिएबल को एक को 1 ले ले, किसी भी एक को ले लें और किसको लें, उसको ले लें जिसको लेने से आपकी मैक्सिमम इक्वेशन आपकी सोल्व हो जाए या फिर आसान हो जाए। कैसे, जैसे मैं इसके लिए ले लेता हूँ लेट x = 1, किसी को भी ले सकते हैं आप, x = 1। अब मैंने x = 1 लिया तो इक्वेशन 1 में क्या होगा, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो a = 2 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास में। ऐसे x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, b की वैल्यू आ गई 3, वी गेट b = 3, b = 3। अभी हमारे पास में a की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा, a = हमारे पास 2 आया था इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे मेरे पास में 2y = 3 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है 2, 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू गेट ऑल्सो y = 3। y की वैल्यू आ गई, a की, b की, ठीक है। अभी हमारे पास z की वैल्यू और अभी बाकी है, तो a की और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। y की वैल्यू है 3 प्लस 2y, y = लिख दिया 2z, z की वैल्यू नहीं है, a = 2, 3 × 2। देखिएगा सॉल्व करेंगे, 2z = 6 और ये 3 उधर जाएगा माइनस का, तो 6 - 3 = 3 एंड z = 3/2। तो आप देखिए आपके पास में सारे वेरिएबल्स आ गए। आपने एक चीज़ को आपने एज्यूम कर लिया था तो सारे वेरिएबल्स आ गए। क्या करना है, अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 1, x 1, y 3, y की वैल्यू है 3, z की वैल्यू है 3/2 एंड a you got = 2 एंड b you got = 3। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे सर, देख लिए आयरन 2 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी आयरन की वैल्यू 2 है,
सल्फर 3 है, सल्फर भी 3 है। हाइड्रोजन की बात करें 2 3 6, यहाँ पे 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ऑक्सीजन, अब ये एक ऑक्सीजन बच गया, वो भी अपने आप बैलेंस हो गया होगा। वैसे भी गिन के देख लीजिए, 3 है और यहाँ से 3 6 है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये भी 6 है। ठीक है, और इसको साफ सुथरा करना है। अगर आपको फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू तो इसके फेयर एंड लवली लगा दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड है तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। वो भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन में ऐसे दिया हो तो ऐसे हो जाएगा, वैसे दे रखा हो तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए है बैलेंसिंग का, कि क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप ट्राई कर दीजिए खुद। और सिंपल से ट्राई करना पहले, कि सिंपल जो मेथड है आपका डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको कहते हैं हम, हिट एंड ट्रायल, और उसके बाद में इस मेथड का प्रयोग कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास में, बैलेंस इक्वेशन KMnO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 gives you K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर। ये रिएक्शन है। आप सिंपल हिट एंड ट्रायल से जो हमने किया था, Fe के केस में Fe प्लस O2 इजिकल टू Fe2O3, इस केस में किया था, ऐसे ही कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं होता है तो ABCD मान के करके देखिए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा बैलेंसिंग भी सीखा है और मोल का कंसेप्ट भी सीखा है। दोनों को एक साथ कैसे अप्लाई करना है ये देखिए। क्वेश्चन है, what will be the mass of O2 consumed when 1 gram of Ca means calcium completely reacts with excess of O2। क्वेश्चन देख लिया आपने, सॉल्यूशन क्या है ये देखिए। आपको पता है कैल्शियम है, उसके साथ में O2 रिएक्ट कर रही है, तो आपको पता है CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसका हमें दे रखा है, इसका वेट दे रखा है मुझे 1 ग्राम, राइट। इसका वेट दे रखा है मुझे 1 ग्राम, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसका कितना मास लगा होगा, यूज़ में आया होगा। तो देखिए जो मोल वाली रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शन को सोल्व करने का 3 तरीके होते हैं मोल रिएक्शन को। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड, बैलेंसिंग मेथड। दूसरा होता है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, अभी बात करेंगे हम। इसमें विदाउट बैलेंसिंग की यूज़ होता है, विदाउट बैलेंसिंग, रिएक्शन को विदाउट बैलेंस के ही हम सोल्व कर लेते हैं। एक तीसरा और होता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इसमें भी बिना बैलेंस के सोल्व करते हैं रिएक्शंस को, ये भी आगे आएगा। लेकिन हम बात करेंगे अभी के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए।
बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ऑड है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से। ठीक है जी, इसका वेट दिया हुआ है। अब इसमें रिएक्शन है, इनको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में, क्योंकि ये आपके पास में दिए होते हैं, ये मोल की वैल्यूज़ होती हैं। तो ये वेट दिया हुआ है, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो कैल्शियम वेट अपॉन मोलर वेट कितना है कैल्शियम का? 40, मैंने बताया था आपको। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में 1/4, 1/40 मोल आ गया आपके पास में। ये क्या आ गया आपके पास में? मोल्स आ गए आपके पास में 1/40। ठीक है जी। अब रिएक्शन क्या कहती है? इसके 2 मोल यूज़ होते हैं तो इसके कितने मोल कंज्यूम होते हैं? 1। बैलेंस कर रखा है रिएक्शन को, इसका मतलब इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं तो इसके 1 मोल कंज्यूम होते हैं, मतलब इससे हाफ मोल कंज्यूम होते हैं। तो इसके जितने मोल हैं 1/40 है तो इसका हाफ मोल कंज्यूम होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ वट एवर द वैल्यू। ठीक है जी, 1/40 है तो 1/40 का हाफ हो जाएगा। इतने मोल्स हो गए, लेकिन मुझसे मोल नहीं पूछे, ये क्या आए हैं? मोल्स ऑफ O2। अब मुझे पता है वाई मैप की हेल्प से मोल दिया हुआ है। अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है या वेट कैलकुलेट करना है, तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करते थे? याद आ रहा है? मोलिकुलर वेट से। मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक एटम का 16, 2 मोलिक्यूल है तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 16/40। इसको कैंसिल करेंगे तो आपके आ जाएगी 0.4 ग्राम। 0.4 ग्राम। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन यील्डेड 448 ml ऑफ O2 एट STP। कैलकुलेट, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करवाइए। O2 का मास कितना होगा, KClO3 का कितना मास लिया था शुरुआत में, KCl का कितना मास प्रोड्यूस हुआ है, सब मास में पूछा है। तो अपने को पता चल गया इस इक्वेशन से। तो KClO3 का एक सैंपल लिया था, KClO3 सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो KClO3 लिया था। अब आपने उसने हीट किया तभी डिकम्पोज हो रहा है, तो क्या बनाएगा? KCl बनाएगा, प्लस में बनाएगा O2। राइट, क्या बनाएगा? KCl प्लस O2। अब इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि हम पहले ये बैलेंसिंग से ही करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप पास में O3 है, मैंने बताया था आपको ओड नंबर है, तो ओड नंबर है उसको इवन नंबर कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 6 हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 6 कर लीजिए। KCl है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हो गया। इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। और इसने कहा कि जब रिएक्शन हो जाती है उसके बाद में ये जो मिलता है हमारे पास O2 है 48 ml मिलती है, ये भी कैसे? एट STP। तो वॉल्यूम है, ये गैस दे रखी है अपने पास में, गैस है, STP पे है, वॉल्यूम दे रखा है। तो आपको याद आ रहा होगा कि मास निकालने के लिए वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिए वाई मैप क्या था अपने पास में, वॉल्यूम है उसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो उसको डिवाइड कर देते थे 22.4 से। और मास निकालना हो तो मास के लिए अपन मल्टीप्लाई करते थे मोल्स को मोलर मास से, तब अपने पास में मास आ जाता था, या मास या वेट जिसे कहें। और अगर पार्टिकल दे रखे हों, पार्टिकल्स दे रखे हों तो उसको मोल कन्वर्ट करने के लिए Na से डिवाइड करते थे। तो ये था अपने पास में। तो हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम गैस दे रखा है लीटर में। वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में। मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर मोल से क्या निकल के आएगा? मास, जो हमें निकालना है पहले क्वेश्चन में। तो इसका क्या करेंगे अपन? मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, आसान हो गया। अरे मोल्स ऑफ O2, तो वॉल्यूम हमें दे रखा था ml में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.448, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे इसको। 0.448 डिवाइडेड बाई मोल्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे 22.4 से। 22.4 से मोल्स आ गए, और मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मोलर मास? ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का मोलर मास। तो ये आ गया हमारे पास में, इसको मोलर मास कर देंगे ऑक्सीजन के मल्टीप्लाई 32। तो डायरेक्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में ये मास आ जाएगा, मास आ जाएगा O2 का। कितना आसान हो गया सवाल। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10, नीचे इसका डेसिमल हटाएंगे 1000, ये चला गया 2 पे, 10 से 10 कैंसिल, और ये आ गया आपके पास में 64 डिवाइड बाई 100 0.64 ग्राम। 0.64 ग्राम। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही
ये मास निकाला हमने O2 का, मास ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन, अगर ये इतना बना है तो KClO3 का मास कितना लिया होगा, कितना लिया गया होगा। तो देखिए ये मोल्स आ गए हमारे पास में, मोल्स कितने आए थे, मोल्स O2 के वापस देख लीजिए, मोल्स ऑफ O2 के मोल थे 0.448 डिवाइड बाई 22.4, तो हमने निकाला था, ये अभी निकाला था हमने, इसका डेसिमल हटाएंगे 10, 10 से 10 कैंसिल, ये चला गया 2 पे, 0.02 मोल आए थे। नेक्स्ट है मास ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन, ये बताना है हमें, तो कैसे करेंगे, हमें पता है मोल्स ऑफ O2 कितने हैं, 0.02 है, 0.02 है, तो इसके दो मेथड हैं, एक क्या है यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे अपन, हमें देखिए कहेंगे मोल्स ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन व्हेन 3 moles ऑफ O2 फॉर्म्ड, कितने लिए थे 2, इसके 3 बनते हैं जब इसके लिए गए थे 2, तो अगर इसके लिए जाएं 1 लिए जाएं, इसका 1 मोल लिया जाए तो कितने बनेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3, और इसके कितने बने हैं एक्चुअली में 0.448 मोल्स अगर O2 के बने हैं, तो इसके ओरिजिनली कितने लिए गए होंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.448, ठीक है। ये मोल्स आ गए हमारे पास में, लेकिन मोल्स नहीं पूछा मुझसे, मोल्स नहीं पूछा KClO3 के, क्या पूछा है मास पूछा है, तो क्या कर दूंगा मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा मोलर मास से मल्टीप्लाई करूँगा, KClO3 का निकल के आएगा मोल्स, तो ये आ गया हमारे पास में, मोल्स की वैल्यू है 0.448 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, इसका कितना आ जाएगा भाई, पोटेशियम 39, कैल्शियम 35, क्लोरीन 35.5 और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, तो ये आ जाएगा 48, इन सबको ऐड कर दीजिए 5, 13 और ये आपके पास में 22 और ये आ गया 5 और 6 11, इस इतने आप अप्रॉक्स ये वैल्यू आ रही है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मास आ जाएगा आपका ग्राम में, KCl का आसान है, इस तरह से आपके KCl का मास आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है, इसी तरह से हो जाएगा। तो इसका एक मेथड, तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले इसका एक मेथड तो हमने यूनिटरी मेथड से पढ़ा है, दूसरा मेथड देखिए सेकंड मेथड है, शॉर्ट है। क्या करेंगे इसमें, जो भी मोल आए हैं अपने पास में, इसके मोल्स पता लग गए, उसको डिवाइड कर दीजिए इसके कोफिशिएंट से, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये वाली वैल्यू आ गई। और इसके लिए अपने मोल निकालने हैं, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। वापस देखिए जिसके भी मोल दिए हुए हैं, इसके मोल दिए हुए हैं, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, और जिसका निकालना है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका निकालना है तो इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मोल आ गए मुझे KClO3 के। तो ये आ गए मुझे क्या, ये मोल से निकाल रहे थे ना मोल, तो ये हमारे पास मोल आ जाएंगे, तो यही मोल तब आए थे। अब मोलिकुलर वेट वही है 112.5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मास आ जाएगा। देखिए ये वाला और ये वाला सेम ही है, तो ये वाला ज़्यादा आसान है आपको, लेकिन लॉजिकल वो लगता है। इसमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी जिसके भी मोल दे रखे हैं उसी के ही कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर दीजिए। अब जिसके मोल्स निकालने हैं उसके जो कोफिशिएंट है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में मोल आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी सेकंड ट्रिक से देखिए, मास ऑफ KCl फॉर्म्ड ये बताना है। तो हमारे पास में मोल दे रखे हैं इसके, तो इसके मोल निकालेंगे पहले मोल निकालेंगे तभी मास निकल के आएगा। तो इसके मोल्स दे रखे हैं और मुझे इसके मोल निकालने हैं, तो क्या करूँगा, सेकेंड ट्रिक 448 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई इसका कोफिशिएंट कितना है, इसके मोल निकालने हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 और मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलर मास, ये तो मोल आ गए। अब मास निकालना है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 39 प्लस 35.5, ये तो Cl का हो गया और ये हो गया पोटेशियम का, दोनों को ऐड कर देंगे 0.547, यह आ जाएगा 74.5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास में मास की वैल्यू आ जाएगी KCl के लिए। तो आपने देखा कितना आसान हो गया इस ट्रिक के माध्यम से।
और ये मोल जो वाई मैप है और माई मैप और ये वाले ट्रिक, इसके साथ में आसानी से सवाल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 सेकंड लगेगी एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ CaO ऑब्टेन बाय हीटिंग द 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। आपके पास में लाइमस्टोन दे रखा है, लाइमस्टोन कहते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या किया है, हीट किया है। हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, CO2 गैस रिलीज होगी इसमें से। तो क्या कह रहा है, इसका 200 किलो लिया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रखा है, 200 किलो लिया है, लेकिन ये प्योर पूरा प्योर नहीं है। कितना प्योर है, 95% है। इसका मतलब इसके अंदर 5% कचरा है, धूल मिट्टी जो भी है वो इम्प्योरिटी है। उससे तो CaO2 बनेगा नहीं, केवल और केवल किससे बनेगा, 95% से ही बनेगा। तो हमें बताना है CaO का मास कितना बना होगा। तो हमें पहले ये पता करना है कि प्योर ये कितना था, टोटल ये कितना है। तो हमें पता करना पड़ेगा 200 किलो के अंदर CaO एक्चुअली में कितना परसेंट है। तो आपको एक्चुअली कितना देखेंगे, एक्चुअली CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 200 का 95%, 200 का 95% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 190 kg। आपके पास में 190 kg एक्चुअली में CaCO3 है, 190 kg है, यही आपका CaO बनाएगा, ठीक है जी। और उसी से ही CO2 प्रोड्यूस होगी। और 10 kg है, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो रिएक्शन में इनर्ट रहेगा, वो काम नहीं आएगा, ठीक है जी। इतना तो हमने बात कर ली। अब हम पता चल गया 190 kg है ये, और हमसे पूछा क्या है, ये कितना मास बना होगा। तो वही बात है, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो वेट दिया हुआ है किलोग्राम में, तो आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम में हो गया। अब इसका मोलर मास कितना है, कैल्शियम 40, कार्बन 12 और 3 ऑक्सीजन 48, ये आ जाएगा आपके पास में 100, ठीक है जी, 100 आ गया। अब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो मोल आ गए, ये आ गया 1900 मोल्स। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है पहले से ही, इसके जितने मोल हैं उतने ही मोल इसके प्रोड्यूस होंगे। अरे क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो वही है। इतने मोल्स आ गए, मोल्स नहीं पूछा, मॉलिक्यूलर मास पूछा है मुझसे, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, तो आ जाएगा 56। इसको 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में आ जाएगी वैल्यू। अगर ऑप्शन किलोग्राम में दिया हुआ है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। समझ में आया। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी भी 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे POAC वगैरह जो बिना बैलेंसिंग के इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है जी। आप इस वीडियो को अच्छे से समझे, इसमें कंसेप्ट भी है और क्वेश्चन्स भी है। यही इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर मैं बात करूं तो इसी तरह का जो ये दिया हुआ है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह का क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं। और नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाएं और साथ में आपके जो भी मॉड्यूल हैं, आपके पास में जो भी बुक्स हैं, उसको सॉल्व करते रहें, ठीक है। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।